गरीब की बारिश। मॉनसून का महीना अपने उफान पर था। सपनों का शहर मुंबई की हकीकत बिछड़ी हुई बस्तियां हैं जिन्हें चोल भी कहा जाता है। उस चोल में हजारों गरीब वर्ग के लोग अपना जीवन काटने को मजबूर थे। धीनू अपनी पत्नी तुलसी, दो बच्चों बिन्नी और राजू और बूढ़ी माँ लाली के संग वहीं गुजर बसर कर रहा था। क्या हुआ जी? आप यूं दरवाजे पर खड़े तब से क्या निहार रहे हैं? इन बरसाती बादलों का उमड़ना मेरे मन के भीतर सैकड़ों चिंताओं की लकीर खींच रही है। तुम तो जानती ही हो कि ये मानसून हम गरीबों पर हर साल बिजली की तरह गिरती है। चिंता मत करो, अभी तक तो ईश्वर की दया से दाल रोटी चल ही रही है ना। दोनों हल्की बूंदाबांदी के साथ अपने अपने कामों का रुख करते हैं। धीनू एक कपड़े की मिल में संलग्न था, वहीं दूसरी ओर तुलसी एक रिहायशी इलाके में खाना पकाया करती थी। परिवार की आर्थिक जरूरतों को देखते धीनू देर रात तक काम करता था। काम खत्म होते वो हाथ जोड़कर कारखाने के मालिक लाजपत के आगे आ खड़ा होता है। सेठ जी, वो क्यों रे निठल्ले, मेरे सिर पर चढ़ेगा हैं? हट परे। सेठ जी, आज तनख्वाह का दिन है, तनख्वाह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। काम तुम एक सब पैसे का नहीं देते, मगर पगार लेने बढ़ चढ़कर आगे रहते हो। एक चवन्नी नहीं मिलेगी इस वक्त, समझे? कंजूस लाजपत पैसे न देने के इरादे से पहले तो आनाकानी दिखाता है और फिर अंत में अपनी जेब टटोलते हुए चंद पैसे धीनू के हाथों में थमाते हुए कहता है, ये ले तेरे महीने भर की पगार और दफा हो जा। कल से अपनी ये फटीचर सूरत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? सेठ जी, अरे ये तो मेरे आधे महीने की पगार से भी कम है। मैंने महीने के 30 रोज देर रात कमर तोड़कर काम किया ताकि कुछ पैसे ज्यादा जोड़ पाऊंगा। इससे क्या होगा? ज्यादा चोचलेबाजी न कर, जो दिया है उसे रख ले, वरना यह भी छीनकर खाली हाथ खदेड़ दूंगा। सेठ के कंजूस मंसूबे वो साफ समझ रहा था, जिसके बाद धीनू रोष में आकर कहता है, सेठ, एक गरीब के हक के पैसे मारकर तुम राज नहीं भोग सकते। मैं तुम्हारे इस बदले तेवर और इस रूखे बोली का कारण भली तरह समझता हूँ। धीनू के चेहरे के सूखे हाव भाव देख तुलसी उदासी को झट से भांप जाती है और कहती है, क्या हुआ जी? आप इतने हताश परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? धीनू अपनी पत्नी तुलसी को सारा वृतांत कह सुनाता है। तभी उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरे, उस मक्खार सेठ ने मुझे काम से निकाल बाहर कर दिया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? वो कंजूस लाजपत बड़ा शातिर है। गर्मियों के माह में कारखाने के कपास के कपड़े की मांग बढ़ने के चलते वो अनेकों मजदूरों को काम पर रखता है, मगर फिर हर साल बरसात के महीने में काम मंदा देखते ही वो आधे से ज्यादा मजदूरों को काम से खदेड़ देता है, और इस बार उसका शिकार मैं बन गया। फिक्र करना किसी नतीजे का हल नहीं है। चलिए खाना खा लीजिए, कल कोई और काम तलाश कर लेना। सभी खाने की थाली पर बैठते हैं। हर एक के हिस्से में 1.5 रोटी पड़ती है। आर्थिक गरीबी को देखते हुए न घर के बच्चे ज्यादा मांग जाहिर करते हैं, न बड़े। फिर लाली कहती है, धीनू बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। हाँ माँ, मुझे ध्यान है, मैं कल आपकी दवाइयाँ ले आऊंगा। सभी सो जाते हैं कि अचानक आधी रात आसमान काले बरसाती बादलों से घिर आता है और झमाझम बरसात शुरू होती है, जिसके चलते उनकी छत टपकने लगती है। बरसात की फुहार घर के हर एक कोने को घेर लेती है। बिछौने के गीलेपन से सभी की आंख खुल जाती है। राजू, बिन्नी, उठो बच्चों। अरे घबराओ नहीं, हम सब साथ मिलकर इस बरसात का मुकाबला कर सकते हैं। बूढ़ी लीला प्लाई पर बैठे घर को डूबता हुआ देखती है। बच्चे धीनू और तुलसी मिलकर बरसात के पानी को बाहर उड़ेल रहे होते हैं। कुछ घंटों के बाद, माँ, मेरा हाथ दुख रहा है, मुझसे और नहीं होगा। माँ, ये बरसात का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ, मुझे डर लग रहा है। वो रात से लेकर सवेरे तक बरसात के पानी को बाहर उड़ेलते रहते हैं। अजीब बरसाती बादल तो एकदम जिद्दी होकर बरसते ही जा रहे हैं। तुलसी, हम चाहकर भी इस प्राकृतिक आपदा से भिड़ नहीं सकते। अगर हम रुके तो घर में बाढ़ लग जाएगी। रात से सवेरा और फिर दोपहर होने को आ जाती है। बरसात अब हल्की बूंदाबांदी में तब्दील हो चुकी थी। बरसात कुछ हद तक सिमट गई है, मुझे काम पर जाना होगा। रात भर बरसात की मार झेलकर तुलसी की आंखें बोझिल हो रही थी, मगर पेट की आग को बुझाने के लिए वो काम पर जाने को विवश थी। वो जैसे ही काम पर पहुंचती है, उसे ताने सुनने को मिलते हैं।
आ गई महारानी अपनी कीचड़ भरी कदम लेकर। क्यूरी कामचोर, निठल्ली, सवेरे से कहाँ मर गई थी? मालकिन, कल रात बहुत तूफानी बरसात हुई थी। आप तो बखूबी जानती हैं कि चौल के मकान कितनी कच्ची और पुरानी है। घर का सारा कोना चू रहा था। मैं यहाँ तेरी बरसात और गरीबी का दुखड़ा सुनने नहीं बैठी। अंदर घुस और काम पर लग। सबसे पहले मेरे खातिर गर्मा गर्म पकौड़े बना दे। शुभ्र मजे से बैठी हुई तुलसी को हुक्म फरमाते हुए दिन भर कामों में उलझाई रखती है। तभी एकाएक टीवी पर प्रसारण होता है। बता दिए कि बरसात के चलते मुंबई के हालात बहुत बदतर अगले 48 घंटों तक रहेंगे। भारी बरसात की संभावना है। बरसात से जुड़ी खबर सुनते तुलसी फिक्र जाहिर करते हुए कहती है, मीम साहब, सारा काम निपटा दिया है, मैं जाऊं? अरे ओ महारानी, खबरदार जो सांझ के 7 बजे से पहले कदम बाहर रखने की कोशिश भी की तो काम से बाहर निकाल दूंगी। बरसात की फुहार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर तुलसी के आंसू भी सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। अंधेरा होने पर तुलसी घर लौटती है, जहां उसे बस्ती की भयानक दुर्दशा दिखाई पड़ती है। सारा चौल पानी में गोता लगा रहा है। बरसात के पानी की रफ्तार हर पल के साथ बढ़ रही है। क्या करूं? तुलसी पानी में तैरते हुए घर में घुसती है, जहां दुखद मंजर छाया हुआ था। तुलसी कहाँ रह गई थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे और आप ठीक हैं। माँ जी कहाँ हैं? तुलसी, इस बरसात ने माँ को अपनी चपेट में ले लिया। हमें माँ को बाहर निकालना होगा। मैंने माँ को निकालने की भरसक कोशिश कर ली। तुम्हारे जाने के बाद बरसात के साथ तेज तूफान उठा था। चोल की कच्ची ईंट ये बरसात झेल नहीं पाई और ईंट ढहने लगी। आधा हिस्सा बेकाबू होकर गिर पड़ा। माँ मलबे में फंस चुकी है। हिम्मत मत छोड़िए। सभी जन अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं। एक बूढ़ा शख्स कहता है, अरे भागो, अरे ये बरसात बस्ती को ले डूबेगी, अपनी अपनी जान बचाओ। ये बरसात हम गरीबों की खातिर तेजाब जैसी है। गरीबों की चीवनी को इस कदर छीलती है जिसका कोई अनुमान न हो। दोनों अपने कंधों पर दोनों बच्चों को बिठाकर बाहर निकलते हैं, जहां एक अनाउंसमेंट होती है। चौल के लोगों से खास दरख्वास्त है कि जिस किसी तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है वो जल्दी से चौल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। अनाउंसमेंट सुनते ही सभी गरीबों को जान बचाने का ही आम मिलता है। सभी नाव में सवार हो जाते हैं। सरकार ने तो हम गरीबों से मुंह मोड़ लिया था, फिर ये कश्ती कैसे भेज दी? ये रेस्क्यू सरकार की ओर से नहीं बल्कि शहर के कुछ अमीर तबके के लोगों के द्वारा है। पर अमीर लोग हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? अरे साफ बात है, अमीरों की फैक्ट्री, मिल, कारखाने गरीबों और मजदूरों पर ही तो आश्रित हैं। अगर वही न रहे तो कल ये बरसात की मार और अकाल उन पर भी पड़ सकती है। यही सोच उनके मन में समाई होगी, इसीलिए उन्होंने ये योगदान दिया होगा। अंत में कुछ रईस युवक के योगदान से गरीबों को बरसात के चंगुल से सही सलामत बाहर निकाला जाता है और इसी के साथ मानसून का महीना भी थम जाता है। मगर बरसात की ये फुहार हर गरीबों के दिल में किसी न किसी अपने खोने की याद को दफन कर जाती है। गोलगप्पे वाली बहू। सुमन अपने पति सोहन के साथ और अपनी सास कांता के साथ रहती थी। वो सभी काफी खुशी से रहा करते थे। सोहन खुद एक बिजनेसमैन था। सोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी सुमन को कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलने देता और हर किसी की मदद किया करता था। सुमन सोहन को फोन करती है। हेलो सोहन, आज तुम घर जल्दी आ जाना। पर क्यों सुमन, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं नहीं, बस मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें घर जल्दी आने को बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहन अपने घर जल्दी से आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सोहन बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वालों ने लाइट काट दी है क्या? सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और एक बार फिर सोहन चिल्लाकर बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वाले ने लाइट काट दी है क्या? सोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और सोहन ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया। जैसे वो अपना बैग फेंकता है कि तभी वहां पर लाइट जल जाती है। जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही सोहन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपने घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, सोहन ये क्या? अरे सोहन जी,
आप अपना बर्थडे कैसे भूल सकते हो? हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। सुमन का ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कांता एक बड़ा सा केक बनाकर लाती है और सोहन के सामने वो केक रख देती है, जिसके बाद सोहन केक को कट करके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है। अगली सुबह सोहन एक बार फिर अपने ऑफिस जाता है और उसका मैनेजर उससे बोलता है, सर जी हमारी पार्टी के कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर सोहन पेपर पर साइन कर देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। अपने घर में शाम का खाना खाकर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में आता है तब उसका मैनेजर सोहन को देख गार्ड से बोलता है, गार्ड गार्ड, ये भिखारी कौन आ गया है, निकालो इसे यहां से। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे भिखारी कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूं ऑफिस से। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं तुझे इधर से भगा रहा हूं। इसका मतलब तू जानता है क्या? तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अरे तो मुझे ये बोल रहा है कि तू मुझे ऑफिस से निकालेगा? देख, तूने अपना सब कुछ अपने हाथों से साइन किया है, अपने पूरे होशो हवास में सब कुछ मेरे नाम किया है और अब ये सब मेरा है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। या तो तुम तमीज से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सोहन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और सोहन को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो सड़क पर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से उसकी पत्नी के पास सोहन के हार्ट अटैक आने की खबर पहुंच जाती है। ये सुनकर सुमन और कांता दोनों भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं। ये देखकर कि सोहन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, सुमन को चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। ये सब देख कांता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू भी बेहोश पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कांता से बोलते हैं, आपके बेटे को कोई बड़ा ही धक्का लगा है जो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इन्हें अटैक आया है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा वरना इनको कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आ जाता है और सुमन और कांता दोनों सोहन के पास पहुंच जाते हैं और इस हार्ट अटैक का कारण पूछते हैं। मां, सुमन, हमारा जो मैनेजर दुबे था उसने धोखाधड़ी से हमारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुमन अपने पति को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी और इसलिए वो उससे बोलती है, सोहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास। हम अपना कारोबार एक बार फिर शुरू करेंगे, लेकिन इस बार मैं गोलगप्पे का कारोबार शुरू करूंगी। गोलगप्पे का? पर वो कैसे हो सकता है? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सोहन जी। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है वैसे ही वहां पर सोहन का मैनेजर उससे बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो तेरे पति ने नहीं बताया कि अब सब कुछ मेरे नाम है? हाँ, बताया है। फिर तू यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो तू अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई है। मुझे पता था तुम लड़कियों की कोई जात नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है तुम सारी लड़कियां उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताने की सोचती हो। खैर, अच्छी बात है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तुम जैसे कुछ नीच इंसानों की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है। तुम जैसे पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। यहाँ पर तो मैं अपने पति का सामान लेने के लिए आई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ऐसा बोला? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मैनेजर उसको मारने ही जा रहा होता है कि इतने में सुमन की सास वहां आ जाती है और उसको डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद कांता और सुमन वहां से रोते हुए चले जाते हैं। सुमन अपने साथ कांता से बोलती है, माँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ बेटा। थोड़ी देर बाद सुमन और कांता अपने कान के कुंडल, हाथ के कड़े निकालकर सुनार के पास बेच देती है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे वो दोनों जंगल के पास झोपड़ी बनाते हैं और थोड़े पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं।
रात के समय दोनों गोलगप्पे बना लेते हैं और अगली सुबह गोलगप्पे को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाओगे? ऐसे गोलगप्पे कहीं भी नहीं खाए होंगे। ताजे ताजे गोलगप्पे खाओ, ताजे गोलगप्पे। सुमन की आवाज सुनकर और नया ठेला देख उसके पास काफी ग्राहक आने लगे और उसके टेस्टी गोलगप्पे खाकर एक लड़की ने कहा, अरे भाभी, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी है। आप रोज यही पर ठेला लगाया करो, मैं आपके पास रोज आया करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और उसके जवाब पर सिर हिलाकर हाँ कर देती है। धीरे धीरे करके सुमन के ठेले के आगे लंबी लाइन लगने लगी और देखते ही देखते सुमन एक ठेले से बड़ा सा होटल खोल लेती है। धीरे धीरे करके एक बार फिर सुमन अमीर हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। लकड़ी का छाता बनाने वाली चुड़ैल। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उस समय गांव के सभी लोग अपने घरों में दिन भर की मेहनत करके आराम से सो रहे थे, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी की लाइट जल रही थी। उस झोपड़ी के अंदर एक ललिता नाम की औरत अपने बेटे राजीव के साथ बैठकर लकड़ी के छाते बना रही थी। बस बेटा, थोड़े से छाते और बनाने हैं। तुम एक काम करो, सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, आप अकेली नहीं कर पाओगी। अगर मैं आपके साथ काम करवा लूंगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, तू सो जा, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। थोड़े से छाते बचे हैं, इन्हें मैं अकेले बना लूंगी। अपनी माँ ललिता की बात सुनने के बाद राजीव वहीं अपनी माँ के पास चटाई बिछाकर सो जाता है और बेचारी ललिता रात भर बैठे हुए छाते बनाती रहती है। देखते ही देखते रात के 4 बज जाते हैं। आखिरकार मैंने सारे छाते बना ही लिए। अब कल इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कल मैं पैसे बचाकर अपने राजीव के लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लाऊंगी। ऐसा सोचकर ललिता सो जाती है, जिसके बाद सुबह 7 बजे उठकर वो अपने घर के सभी कामों में लग जाती है और अपने बेटे राजीव को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती है। जिसके बाद वो लकड़ी के छाते को लेकर गांव में छाते बेचने के लिए निकल जाती है। छाते ले लो, छाते, लकड़ी के छाते, रंग बिरंगे छाते। अरे ऐसे मजबूत छाते कहीं नहीं मिलेंगे साहब। मैंने खुद अपने हाथों से इन छातों को बनाया है और बहुत ही बारीकी से इनके ऊपर काम किया है। न जंग खाएं न टूट पाएं। तभी 2 आदमी छाते वाली को देखकर उससे कहते हैं, अरे कितने के छाते हैं? ये दिखने में तो काफी सुंदर लग रहे हैं। अरे मजबूत भी है या फिर बस ऐसे ही बोल रही हो? अरे साहब, झूठ बोलकर तो मेरा ही नुकसान है। भला मैं अपने हाथों से बने छातों के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो दुकान से एक छाता लेकर मेरे छाते की तुलना कीजिए। तभी ओमार एक दुकान से छाता लेकर आता है, जिसके बाद उन दोनों को ये पता चलने में देरी नहीं होती कि कौन सा छाता मजबूत है। अरे तुम्हारे छाते तो वाकई में काफी अच्छे और मजबूत भी हैं। चलो मुझे 2 छाते दे दो। जौहर और ओमार ललिता के हाथों से बने हुए लकड़ी के छाते खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो आगे छाते बेचने के लिए निकल जाती है। छाते ले लो, छाते, छोटे बड़े छाते, हाथों से बने हुए लकड़ी के मजबूत छाते। छाते ले लो, छाते। ललिता के छातों की वजह से गांव के सभी छाते वालों की दुकान का एक भी छाता बिक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, जहां भी ये छाते वाली जाती है, हमारे कस्टमर हमारी दुकान छोड़कर इसके छाते खरीदने लगते हैं। अरे इसकी वजह से तो हमारा धंधा ही चौपट होता जा रहा है। इस तरह तो हम कभी कमाई नहीं पाएंगे। अरे और तो और, हम एक छाते को 500 रुपए में बेचते हैं और ये पागल औरत केवल 200 रुपए में छाता बेचती है। इसने तो हमारे मार्केट के रेट ही गिरा डाले हैं। हम लोगों को कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, आज की रात चुपके से इसके घर पर पहुंच जाएंगे और इसे डराएंगे। देखना अगले दिन डर के मारे छाते ही नहीं बेचेगी। कह तो तू सही रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है वो सभी मिलकर ललिता के घर पहुंच जाते हैं। ललिता, ओ ललिता, दरवाजा खोल। अरे खोलती है कि नहीं? देख, अगर हमें गुस्सा आ गया तो तेरे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। तभी ललिता दरवाजा खोलती है। अरे आप सभी इतनी रात के समय मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है ये पूछ, क्या नहीं हुआ है? तेरी वजह से हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया है। तेरी ये 2 कौड़ी के छातों की वजह से आज हमारे घर के बच्चे भूखे सो रहे हैं।
देख, हम तुझे यहाँ समझाने आए हैं। अगर तूने हमारी काम में अपनी टांग अड़ाई तो तू सोच भी नहीं सकती कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। हमारी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लियो, समझी? ललिता को धमकाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ राजीव आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लोग कौन थे जो इतनी रात को हमारे घर पर आकर चिल्ला रहे थे? माँ, ये लोग इतनी बुरी तरह से चिल्ला क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, चलो अंदर चलो। ललिता अपने बेटे राजीव को खाना खिलाकर उस रात भूखे ही सोने की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां बढ़ती रहती हैं, लेकिन ललिता को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, माँ उठो, माँ सुबह हो गई है। देखो घड़ी में सुबह के 11 बजे और आप हो के उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या आपको आज छाते बेचने नहीं जाना? राजीव के कई बार उठाने के बाद भी ललिता नहीं उठती, क्योंकि वो रात भर उन लोगों की बातों को सोचती रही, जिसकी वजह से उसे रात को अचानक हार्ट अटैक आया और वो नींद में ही मर गई। राजीव गांव के कुछ लोगों को बुलाता है, जिसके बाद गांव वाले राजीव से कहते हैं, बेटा, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही राजीव जोरों से रोने लगता है। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया है? गांव के सभी लोग मिलकर ललिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद भी ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। ऊपर वाले ने मेरी जान ले ली तो क्या हुआ? मैं अभी भी लकड़ी के छाते बनाकर बेचूंगी और अपने बेटे राजीव का ख्याल रखूंगी। चुड़ैल जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे अपनी शक्तियों के द्वारा लकड़ी के छाते बना लेती है, जिसके बाद वो उन छातों को बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती है। अरे अगर मैं इस रूप में छाते बेचूंगी तो कोई नहीं खरीदेगा, मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो छाते बेचने गांव में पहुंच जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे करके सभी के घर जाकर अपने छाते बेच देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मैं इन पैसों को अपने बेटे के पास रख दूंगी। चुड़ैल उन पैसों को लेकर अपने बेटे के तकिए के पास उन सभी पैसों को रखकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राजीव अपने पास इतने सारे पैसे देखकर अचंभित रह जाता है। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, इनसे तुम अपनी आगे की पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। अपनी माँ की आवाज सुनकर राजीव रोने लगता है, जिसके बाद वो उन पैसों से अपने लिए खाना और स्कूल की यूनिफॉर्म ले आता है। ऐसे ही हर रोज रात के समय चुड़ैल लकड़ी के छाते बेचती रहती है। एक दिन रात के समय जब चुड़ैल लकड़ी के छातों को बेचने गांव में पहुंचती है, उसे अपना रूप बदलते हुए महमूद देख लेता है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल जलाकर चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुमने हाथों में मशाल क्यों जला रखी है? ओहो, देखो तो सही, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, हमारे गांव में होकर हम ही से पूछ रही है कि हम क्या कर रही हैं। देख चुड़ैल, सीधी तरह बता दे कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? गांव वालों के पूछने पर चुड़ैल उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद महमूद, कबीर और आनंद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं चुड़ैल की पूरी कहानी सुनने के बाद उर्मिला नाम की औरत चुड़ैल से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हम गांव वाले मिलकर तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे और उन तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे राजीव का ख्याल हम गांव के सभी लोग मिलकर रखेंगे और उसे अच्छी शिक्षा भी देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उर्मिला की ये बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और रोते हुए उर्मिला से कहती है, अगर तुम लोग मुझे इंसाफ दिला दोगे और मेरे बेटे राजीव का ख्याल रखोगे तो मैं यहाँ फिर कभी नहीं लौट कर आऊंगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं और राजीव का अच्छे से ख्याल भी रखने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जादुई सुनहरा शहर पार्ट 2। गौरी एक फुटपाथ पर सो रही थी। सोते सोते उसे एक सपना आया। सपने में गौरी के सामने एक देवी माँ प्रकट होती हैं। तुम्हारे माता पिता आसमान में तारे बनकर तुम्हें देख रहे हैं और इसीलिए वो मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ गौरी, जिस भी चीज को तुम छू लोगी वो सोना बन जाएगा।
आज से तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरे वरदान का कभी भी दुरुपयोग मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवी माँ, मैं इस वरदान से हमेशा अच्छाई करूंगी और मुसीबत में पड़े सारे लोगों की मदद करूंगी। जैसे ही गौरी की सुबह आंख खुलती है, वो एक फुटपाथ पर सो रही होती है। ओह, कितना अच्छा सपना था। काश कि ऐसा ही हो जाए और मैं किसी भी चीज को छू लूं, वो सोने में बदल जाए। जैसे ही गौरी अपने ऊपर से चादर हटाती है, वो चादर सोने में बदल जाती है, जिसे देखकर गौरी हैरान हो जाती है। हे भगवान, लगता है देवी माँ का सपना सच था। ये कोई झूठा सपना नहीं था। उन्होंने मुझे सच में वरदान दिया है। अब मैं दोबारा चीजों को छूकर उन्हें सोने में बदल सकती हूँ। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले वो गांव की सैर करने जाती है ताकि वो दुखी लोगों की मदद कर सके। तभी रास्ते में उसे बूढ़ी औरत अपने आंगन में रोते हुए दिखाई देती है। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, क्या बताऊं बिटिया, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। उसका इलाज कैसे करवाऊं? अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जाओ, अपने घर से कुछ बर्तन उठाकर ले आओ। गौरी की बात सुनकर बूढ़ी औरत अपने घर से कुछ बर्तन उठाकर ले आती है, जिसके बाद गौरी उन्हें छू लेती है। उसके छूते ही वो बर्तन सोने में बदल जाते हैं। बेटा, ऊपर वाला तेरा हमेशा भला करे और तुझे जिंदगी में तरक्की दे। बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेकर गौरी आगे की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो एक कुम्हार को रोते हुए देखती है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी का समाधान कर सकती हूँ। कुम्हार गौरी की तरफ देखकर और रोने लगता है। तभी वो रोते हुए कहता है, क्या बताऊं, मेरी बड़ी बेटी की शादी है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। अगर समय पर मैंने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़के वालों ने दहेज का पूरा सामान मांगा है। अगर उन्हें नहीं दिया तो वो मेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। अरे काका, बस इतनी सी बात पर आप रो रहे हो? मैं अभी आपकी समस्या का तुरंत समाधान करती हूँ। गौरी उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को छूकर सोने का बना देती है, जिसे देखकर कुम्हार अचंभित रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम किसी भी चीज को छूती हो तो सोने में बदल जाता है। काका, अब आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना और किसी भी बात की चिंता मत करना। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आपकी दोबारा मदद जरूर करूंगी। ये कहकर गौरी आगे निकल जाती है। धीरे धीरे वो गांव के कई लोगों की मदद करती है। गौरी जिसे भी छूती वो सोने में बदल जाता। ये बात धीरे धीरे गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या कहा? ऐसी लड़की जो किसी भी वस्तु को छुए और वो सोने में बदल जाए, ये कैसे मुमकिन है? अजय, मुमकिन ही मुमकिन है। मैं तो कहता हूँ साहब, उस लड़की को उठवा दो, उसके बाद तो आप सोने में खेलोगे। आपका घर भी सोने का हो जाएगा और तो और पूरा गांव सोने का हो जाएगा। बात तो तू पते की कह रहा है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। अगर वो लड़की हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे गांव को सोने का बनवा देंगे। इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। आज रात हमारे आदमियों को पूरे गांव में फैला दो। जहां भी लड़की मिले उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। नत्थू अपने मालिक का ऑर्डर सुन लेता है, जिसके बाद वो गौरी को पकड़ने के लिए गांव के चारों तरफ अपने आदमियों को भेज देता है। तभी एक आदमी गौरी को पकड़कर सीधा मुखिया के घर ले आता है। कमाल है बिटिया तेरे हाथों में तो। तूने तो चमत्कार को भी फेल कर दिया। अब तो मुझे इतना अमीर बनाएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा ही बोलना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो केवल लोगों की सहायता कर रही हूँ। मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है? सबका भला करते करते मेरा भी भला कर।
और पूरे गांव को सोने का बना, जिससे मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। जैसा बोलता हूँ वैसा कर, वरना तू जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। गौरी बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो जमीन पर हाथ रखकर कहती है, मेरा पूरा गांव सोने में बदल जाए। गौरी के इतना कहते ही गांव के सभी घर, आसपास की चीजें, जमीन, सारी चीजें सोने में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि हैंडपंप से निकला पानी भी सोने का निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया गौरी को एक काल कोठरी में कैद कर लेता है। लेकिन गांव सोने का होने के बाद भी गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एक आदमी पानी पीने के लिए हैंडपंप चलाता है। अरे ये क्या, पानी में तो सोना निकल रहा है। अब हम ऐसे कैसे पिएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव के सभी लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल। जो भी खाना बना रही हूँ मैं, वो सोने का बनता जा रहा है। सुबह से भूख से मर रहे हैं हम। सभी को मुखिया के पास जाना चाहिए और उस गौरी नाम की लड़की को ढूंढकर गांव को पहले जैसा बनाना चाहिए। सभी लोग मिलकर मुखिया के घर जाते हैं और उनको कहते हैं, मालिक, गांव में हर एक चीज सोने की हो गई है। पूरा गांव सोने से सुनहरा हो गया है। अब हम खाएंगे क्या? और पानी भी नहीं है, पानी भी सोने का ही आ रहा है। देखो, जो भी है ऐसे ही गुजारा करना होगा। मैं इस गांव को एक अनोखा गांव बनाऊंगा। यहाँ बाहर से लोग आएंगे और हमारे गांव को देखेंगे। जिसे यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकता है, बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया के आदेश के आगे गांव वाले कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद कुछ लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। वहीं मुखिया बाहर के लोगों को गांव बुलाने लगता है और गांव के सोने को डबल रेट पर बेचकर खूब पैसा कमाने लगता है। वहीं बेचारी भूखी प्यासी गौरी काल कोठरी में रोते हुए देवी माँ को याद करने लगती है। देवी माँ, आप कहाँ हो? अगर आज आप नहीं आई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। गौरी के याद करने पर देवी माँ प्रकट हो जाती है और गौरी से कहती है, गौरी, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसने भी ये सब किया है, मैं उसको इसकी सजा जरूर दूंगी। ये कहकर देवी माँ गौरी को वहां से बाहर निकालती है, जिसके बाद देवी माँ गांव को पहले जैसा कर देती है। लेकिन मुखिया का घर एक वीराने में बदल जाता है और उसके पास खंडहर ही खंडहर होते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया के ऊपर गांव के सभी लोग बहुत नाराज होते हैं, इसलिए वो मुखिया को गांव से निकाल देते हैं। जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी गौरी के साथ रहने लगते हैं। अब गौरी को माँ और पिता जैसा प्यार गांव के सभी लोग मिलकर देने लगते हैं और गौरी सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आलसी सास। नितेश अपने पिता महेश के साथ मिलकर घर के कामकाज निपटा रहा था, तो वहीं लाजवंती बेफिक्र होकर कमरे में जोर शोर से खर्राटे मार रही थी, जिसे देख महेश भौहें ऊंची करते हुए बोलता है, अरे इसे कहते हैं बुलंद किस्मत। घर के पुरुष चाकरी में लगे हैं और ये आलसी लुगाई देर सवेर आराम फरमा रही हैं। धौलपुर गांव में रहने वाली लाजवंती देवी अव्वल दर्जे की आलसी औरत थी, जिसका थुलथुला शरीर उसके आलस को साफ शब्दों में बयान कर रहा था। अरे आलस की दुकान, उठ जाओ, चाय लाया हूँ। खाने का जिक्र सुनकर लाजवंती फटाक से उठकर बोलती है, लाओ जल्दी से, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची है। अरे दातुन तो कर लो, अब क्या 2 कदम चलने में भी आलस घेर रहा है तुम्हें? आलसी लाजवंती बिस्तर से नीचे उतरने से बचने की खातिर बहानेबाजी करते हुए कहती है, अरे विशाल कद का हाथी तो कभी दातून करता नहीं। मैं एक दिन नहीं करूंगी तो क्या आफत आ जाएगी। माँ, आपके ये सारे पैतरे पुराने हो गए हैं। अब मैं क्या करूं बेटा, जब भी फुर्ती दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये मुआ आलस मुझे घेर लेता है। अरे आखिर हम मर्द जात बाहर का कामकाज छोड़कर कब तक घर संभालेंगे? छोड़ क्यों नहीं देती ये बेमतलब का आलस? अरे नितेश के बापू, जो कि अब हमारा नितेश ब्याह के लायक हो गया है, तो हम इसका लगन करा देते हैं। ब्याह की बड़ी जिम्मेदारी भी कंधे से उतर जाएगी और घर संभालने वाली भी आ जाएगी। अगले रोज से महेश अपने बेटे के लिए लड़की तलाशता है, जो समीरा नाम की एक रूपवती होनहार लड़की पर खत्म होती है। रीति रिवाज से दोनों का गठबंधन होने के बाद समीरा ससुराल चली आती है,
जहां लाजवंती को सोफे पर धब्ब से बैठते देख गांव की औरतें डींग मारते हुए कहती हैं, ए लियो बहनों, फिर खुल गवा लाजो रानी की आलस का पिटारा। सभी पड़ोसन मिलकर जोरदार ठहाके लगाती हैं। अरे आलसी औरत, पसरना बाद में, आगे जाकर बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश तो कराओ। का करूं, आलस के मारे सोफे से सरकने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मेरे अर्धनारीश्वर, बहू का स्वागत मैं करूं या तुम? बात तो एक बराबर ही है ना। प्राणनाथ, तुम ही कर निपटा डालो। हाँ, कर भी क्या सकता हूँ। बहू, दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। रात ढलने के बाद अगले सवेरे समीरा तड़के उठकर कहती है, बाप रे, चारों ओर मकड़ियों ने कितनी मजबूती से जाला बना हुआ है। वो झाड़ू उठाकर साड़ी का पल्ला कमर के छोर में बांधकर घर को चकाचक करके नहा धोकर पहले रसोई तय करती है, जहां खाने की मेज पर बैठा महेश बोलता है, अरे भाग्यवान, देख रही हो बहू के आ जाने से घर कितना जगमगा रहा है। मैं भी किस आलसी लुगाई के आगे बखान कर रहा हूँ, जिसे खुद से एक तिनका हिलाने में भी आफत आती है। क्या तुमने मुझे आलसी कहा? मुझे हल्के में न लेना। आज भी मैं चाहूँ तो चुटकियों में घर का कामकाज नचा कर रख दूं। अरे माँ, पिताजी की जुबान फिसल गई थी। माँ जी, ये लीजिए खीर। समय गुजरता है, आलसी लाजवंती दिन भर अपनी नई नवेली बहू के आगे सैकड़ों फरमाइश पेश करती, जिसे परेशान होकर रसोई घर में बुदबुदाते हुए समीरा कहती है, जानी कैसी आलसी सास पल्ले पड़ी है। दिन भर टांग फैलाए ऑर्डर देती है। बहू से बावर्ची बनकर रह गई हूँ। एक शाम समीरा बर्तन मांजकर बैठी ही थी कि मक्कार लाजवंती उसके आगे हरे चनों का गुच्छा पटकते हुए कहती है, हाय राम, आग बरस रही है। माँ जी, ये क्या? अरे बहू, इन बंद कलियों में चने भरे हैं, एकदम ताजे। इन्हें निकालकर सब्जी बनाना है। गई भैंस पानी में। इतने सारे गुच्छे के चने निकालकर मेरा जुलूस निकल जाएगा। अच्छा बहू, खाने पर मिलते हैं। मैं जरा सुस्ताने जा रही हूँ, थका महसूस कर रही हूँ। वैसे क्यों ना आज की खातिर हम सास बहू मिलकर ये करते? अरे कैसी बात कर रही है बहू? मैं तेरे रहते घर का काम करूं, ये शोभा देता है क्या? आलसी लाजवंती बहानेबाजी करके उड़न छू हो जाती है। थकी हारी समीरा घंटों चने के दाने छुड़ाकर खाना पकाती है और सभी को खाना खिलाकर देर रात काम निपटाती है। तभी लाजवंती के चीखने की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आ। लो, आ गया बुलावा। कहिए सासू माँ। बहू, जरा ये पानी का जग पकड़ा दे। सास के बढ़ते आलस के चलते समीरा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोल पड़ती है, हद है सासू माँ, इतने छोटे काम को आप खुद भी तो कर सकती थी। अरे इसे कौन सा भूत चढ़ गया? अब क्या करूं बहू, बुढ़ापे का शरीर होता जा रहा है ना। माँ जी, अभी आपने उम्र की 50वीं सीढ़ी भी नहीं चढ़ी और इतना आलस। अरे मैं तेरी सास हूँ, मेरा हुक्म मानना तेरा धर्म है। माँ जी, मैं आपके भले के वास्ते ही समझा रही हूँ। ज्यादा आलस शरीर में सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। आलसी लाजवंती को अपनी बहू की बातें फर्जी जान पड़ती हैं, जिसके चलते उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। गुजरते दिनों के साथ लाजवंती सिर्फ खाया और सोया करती। एक सवेरे उसे जमीन पर गिरता देख समीरा घबराहट के साथ दौड़ती है, नितेश जी, बाबूजी, जल्दी आइए। सभी फौरन लाजवंती को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टर कई टेस्ट करके बताता है, देखिए, इनके आलस के चलते इन्हें एक साथ कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर एंड इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी बहुत है। ऐसा तभी होता है जब इंसान कामकाज से दूरी बना चुका। आपको इनके तले भुने खाने पर कंट्रोल करना होगा और इन्हें डेली बेसिस पर वर्कआउट और एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखकर समीरा अपनी सास का खास ख्याल रखती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये दलिए की खिचड़ी बनाई है। चलिए, मुंह खोलिए। बहू की देखभाल देखकर लाजवंती की आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं। माँ जी, चुप हो जाइए। जब आप इस बीमारी के बिछौने से उठ जाएंगी, आपको ये सादा खाना नहीं खाना पड़ेगा। मेरे आलस के चलते आज तुझे भुगतना पड़ रहा है। काश उस दिन मैंने तेरी बातों पर गौर किया होता, तो आज इस बीमारी की जकड़न में न होती। माँ जी, वो कहावत तो आपने सुनी जरूर होगी ना, कि देर आए दुरुस्त आए।
समीरा खाना खिलाकर बीमार सास को आहिस्ते से लिटाकर कामों में लग जाती है और सांझ होते ही कहती है, माँ जी उठिए, आज आपको मेरे साथ बाजार चलना है। अरे बहू, अभी मेरे शरीर में काबू नहीं मिल रहा। माँ जी मेरी खातिर कोशिश तो करिए। दोनों पैदल बाजार रवाना हो जाते हैं, जहाँ लाजवंती खुशमिजाज होकर कहती है, आज जीवन में पहली दफा मीलों की दूरी पैदल तय की है। तेरे साथ रास्ते का पता ही नहीं चला। माँ जी पैदल चलना आपकी सेहत की खातिर अच्छा है। रात में समीरा सारा कामकाज खत्म करके सोती है और सुबह 5 बजे उठकर कहती है, माँ जी उठिए, ये वक्त आपके व्यायाम का है। अरे बहू, इतने भोर सवेरे क्या आन पड़ी है व्यायाम की। माँ जी सवेरे के 5 बजे की हवा एकदम स्वच्छ होती है। इस पहर में की जाने वाली व्यायाम औषधि का काम करेगी। लाजवंती को नहलाना धुलाना, उसके खान पान इत्यादि की देख रेख से समीरा का भरसक प्रयास हर दिन के साथ सफल होता दिखाई पड़ता है, जिसे देखते हुए औरतें एक टोली में बतियाते हुए कहती हैं, अरे लाजवंती के तो भाग्य ही संवर गए जो उसे बहू के रूप में बेटी मिली है। एकदम सच बोलती हो। अरे आज के घोर कलयुग के जमाने में अपन कोख के जना औलाद बीमार अम्मा के बाहर निकाल फेंकत है, मगर लाजी रानी की बहुरिया एकदम सीता की छवि है। सामने से आ रही लाजवंती ये बातें सुनकर घर लौटकर किचन में अपनी बहू का हाथ बटाने लगती है। माँ जी ये क्या, घर का चूल्हा चौका करने के लिए मैं हूँ ना। अरे अब मैं भली चंगी हूँ। क्या तू चाहती है कि फिर से मैं वो कड़वी बेबाक गोलियां खाऊं जो मेरे हलक से नहीं उतरती? माँ जी ऐसा ना कहिए। लाख मुद्दत बाद तेरी सास ने आलस की जंजीर तोड़ी है। काम काज करूंगी तो शरीर में खून का दौड़ा चलता रहेगा और उससे आलस कोसों दूर रहेगा। इस तरह अंत में लाजवंती आलस का चोला उतार फेंकती है और सालों पहले की तरह फुर्ती से अपने बहू के साथ मिलकर कामकाज करती है।